वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। किसी भी पेरेंट की सबसे बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की एजुकेशन। और अगर आपका सपना अपने बच्चों को विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो टेंशन अलग लेवल की होती है। एजुकेशन वेल्थ स्टार्टअप जिंक एक ऐसी कंपनी है जो पेरेंट्स को बच्चों के फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसा जमा कराने में मदद करती है। कंपनी ने हाल ही में नेक्सिस वेंचर पार्टनर से लगभग $25 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई। इस सीड फंडिंग राउंड में करीब करीब कई सारे निवेशकों ने हिस्सा लिया। उसमें से कोना कैपिटल जैसे नाम भी उभर कर आए हैं। यहाँ पर इस कंपनी की खासियत क्या है और इस कंपनी को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था, ये समझना जरूरी है। दरअसल इसके फाउंडर पेयू क्रेडिट के चीफ एग्जीक्यूटिव और पेसेंस के फाउंडर रह चुके हैं। आज उन्हीं से बातचीत होगी और उन्हीं से समझेंगे कि जिंक करती क्या है और ये फंड राउंड जो फंड रेज हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। मेरे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ प्रशांत रंगनाथन जुड़ गए हैं। प्रशांत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बच्चों की पढ़ाई और उसके लिए पैसा इकट्ठा करना इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेविंग रिलेटेड इंसेंटिव लोगों के पास जो रहता है। तो आई थिंक उसी से जुड़ी हुई आपकी कंपनी है। मुझे बताइए आपकी कंपनी का प्रोपोजिशन क्या है, आप कैसे मदद कर रहे हैं लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। देखो, हम भारतीय हैं। हम बच्चों की एजुकेशन पे काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये पहले भी ट्रू था और अभी भी ट्रू है और आगे जाके भी बिल्कुल ट्रू रहेगा। ये तो वो बोलते हैं ना, there's some things that will not change, and I think this is one of those ground truths that we as Indians and South Asians place a great amount of emphasis on our child's education, and I think that's proven to be a great asset for the nation and for the globe as a whole. मैं जब पेयू में था, पेयू क्रेडिट में था, मैं कस्टमर्स को काफ़ी फ़ोन करता था पूछने के लिए कि आप क्यों लोन ले रहे हैं, और हमसे क्यों लोन ले रहे हैं। एंड काफ़ी बार हमको ये मालूम पड़ता था कि पेरेंट्स लास्ट मिनट में बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं और उनका मानना ये था कि ये लोन नहीं है, ये तो बच्चे पे इन्वेस्टमेंट है। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। एंड तो मेरे को लगा कि अगर कोई हाई इंटरेस्ट में लोन भी ले रहे हैं और उसको मानते हैं कि एक्चुअली ये लोन नहीं है, ये बोझ नहीं है, बट ये बच्चे की परवरिश के लिए एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम्म। तो उसका माइंडसेट ही अलग है। तो मैंने पेयू छोड़ने के बाद थोड़ा और इस पे काम किया, काफ़ी रिसर्च किया और मेरे को लगा कि इस सेगमेंट में काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों को टाइम में मालूम ही नहीं पड़ता है कि काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि अगर उन्होंने पहले से ही जब बच्चा बच्चा 8वीं क्लास में है, 9वीं क्लास में है, उस पे प्रेशर डालने के बजाय उसको अगर ये दिखाया जाए कि वो उस लाइफ में काफ़ी कुछ पढ़ने को है, हम्म। काफ़ी कुछ करने को है, तो वो बच्चा can come into their own in a very beautiful way and can flourish in areas of study that may not be very obvious to the parents or to the child given the current regional setup. तो globally अगर हम देखें तो there is a lot of opportunity for us Indians who are very hardworking citizens of the world. तो मेरे को एक one part ये ज्ञान लेके आना था और ज्ञान काफी फ्री में बांटना था। जी। इंडिया में ये हम जो अमृत काल की बात करते हैं, हमारे हमारे हर साल 1.2 करोड़ बच्चे हाई स्कूल ग्रेजुएट करते जी। हैं। तो इन सब के लिए हमारे देश में यूनिवर्सिटी का परफेक्ट सीट नहीं है, परफेक्ट डिग्री ने का सीट नहीं है। हमारे कंट्री में काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, बट सबके लिए नहीं है। बट अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे हमारे पास ये हो सकता है। तो एक वन पार्ट हमको ये देखना चाहिए कि इस बच्चे का कहाँ पे परफेक्ट एडमिशन हो सकता है, ओके। कहाँ पे इस बच्चे का फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो सकता है। बट दूसरा उसके उसी के साथ जुड़ा हुआ है फाइनेंसेस। मैंने ये भी सुना काफ़ी पेरेंट्स से कि वो भेजना तो बच्चे को कनाडा चाहते हैं, भेजना तो यूके चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, बट उनका सेविंग्स इंडियन डोमेस्टिक एफडी में है। जी।
तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि आपने तो पहले ही सोच रखा है कि आप बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं या यूके भेज रहे हैं या कनाडा भेज रहे हैं, यूएस भेज रहे हैं, तो आप रुपीस में क्यों सेव कर रहे हो? मैं तो हर पेरेंट को एफएक्स ट्रेडर तो नहीं बनाना बनाना चाहता हूँ, बट मेरे को ये लगता है कि अगर आपका अल्टीमेट स्पेंड करेंसी एक्स में है, तो आपका सेविंग्स भी करेंसी एक्स में हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो ही है हमारा मकसद। तो हाँ, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट? जिंक पर क्यों आए कोई? हाँ, so very good question. So, uh, look, first of all, I think we have a few licenses out of Gift City, which is a newly minted, economic free zone for India, which allows Indians to create dollar assets, Right. right? So I think that is a very big strength for the country as we move forward. In one part, when people typically think about education saving, they are thinking about education saving in the local currency, which is the Indian rupee, right? But like I mentioned, if you're looking to send your child overseas, you should be either in the reserved currency, which is the US dollar today, or in the currency of the ultimate expenditure. And you're not looking to beat inflation of India at that point. You're actually looking to beat inflation or keep up with the growing costs in that particular nation. So if you're in the British pound, you're trying to beat inflation in the British pound. If you're in the US dollar, you should try to beat the inflation in the US dollar. So again, I think it's very important for parents, given how important education is for them as a purpose, to not try to over index on the return, but on the risk adjusted return. So that's really important. You want to ultimately get your child to that university, and that is the objective. So you're not trying to time the market, game the market, juice out maximum returns. You're not trying to be an FX trader. You're actually effectively trying to stay in the currency that you ultimately want to spend. So उस हिसाब से जिंक काफी डिफरेंट है. हम एक तो हर पेरेंट को सिस्टमैटिकली एजुकेट करते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है. जी. लाइक अगर आप डॉलर में सेविंग कर रहे हो, उसका प्रोस क्या है, उसका कॉन्स क्या है. अगर डॉलर में सेव कर रहे हो तो 18% या 20% का रिटर्न मत एक्सपेक्ट करो, बट डॉलर में इन्फ्लेशन भी 4% पे है, तो उसको डेफिनेटली बीट करो. तो हमको श्योरिटी डिफाइन करना है और उसके हिसाब से चलना है. द सेकेंड पार्ट इज ट्रस्ट. तो एक तो द रीजन हमने गिफ्ट सिटी पिक किया है अपना जुरिस्डिक्शन के लिए, क्योंकि इसमें इंडियंस का कंफर्ट है, इसमें इंडियंस का ट्रस्ट बनता है, बिकॉज इट इज स्टिल अल्टीमेटली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. We are not exporting your capital out to another foreign nation where you're not 100% sure of the regulatory environment or the associated jurisdiction. So that's the other reason. And lastly, the fund we have built. हमने जो ये फंड बनाया है, हमने पर्पस ड्रिवन बनाया है. अगर आपका बच्चा 2031 में ग्रेजुएट हो रहा है हाई स्कूल से कॉलेज जाने के लिए, तो हमारा फंड भी उसी हिसाब से आपका अर्ली इयर्स में इक्विटीज में एक्सपोजर करेगा, और जाते जाते फिक्स्ड इनकम में आपका पूरा फंड बदल जाता है. इससे काफी एडवांटेज है. आपको एक्टिवली फंड मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आज भी हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, वो बोलते हैं अभी मैं 2 साल म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद शायद लैंड, तो वो खुद ये रीबैलेंस कर रहे हैं. ये करने की कोई जरूरत नहीं है. हम ये पूरा रीबैलेंसिंग फंड के अंदर करते हैं, एंड ये बहुत टैक्स एफिशिएंट है. तो ये आपको ये बोलते हैं ना, एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट साथ में एक साथ मिलता है, व्हिच इज द मेन ऑफरिंग. क्योंकि हमने ये फंड पर्पस ड्रिवन बनाया है. हमने फंड इसलिए बनाया है ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर थोड़ा सिक्योर रहे. किस तरह के एसेट क्लासेस में लार्जली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हेन यू से इक्विटीज, एम आई लुकिंग एट कि मैं आपके पास आऊंगी तो आप बोलेंगे देखिए नैस्डैक की इन कंपनियों में हम निवेश कर रहे हैं, या फिर दूसरे देशों की ये अच्छी कंपनियां कर रही हैं, वहां पर एक्सपोजर लिया जा रहा है, और आर यू बैकिंग ऑन नैस्डैक ईटीएफ्स? व्हाट इज द वे ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट जब इक्विटीज की आप बात करते हैं, या फिर आप क्या ग्लोबल बॉन्ड्स में एक्सपोजर ले रहे हैं? हाउ आर यू प्लेइंग इट आउट? Now, the beauty of being a fund that is
domiciled outside of India is that you have the whole world, right? So आपने बोला ये NASDAQ है, हाँ काफी NASDAQ है, but it's not limited to the NASDAQ from an equities perspective. It is in fact actively playing out equities that are global in nature, and it's actively managed. In the first few years, these global equities could range from European equities, could be Japanese, could be Chinese, could be great values that we pick up out of the US. Now, as the tenure of the fund ages and as the fund approaches maturity, we will systematically switch this fund to kind of be more in the fixed income or bonds, global bonds, and not just global bonds, but some of them could also be coming back into India Correct. through an AIF vehicle out of Gift City. So you're not limited to participating only outside. You could actually have the fund actually participate very effectively in picking out global assets for both equities and bonds, and that's not limited to only being outside of India. So you could also find small percentages of it to actually benefit from the Indian growth story as well. क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने हाल ही में $25 मिलियन रेस किए हैं, तो क्या प्लान क्या है? Where do you see yourself using this money to scale the business further? हाँ, तो 2-3 जगह। तो पहले तो हम ये मैंने जो आपको बताया था, हमको पहले लोगों को ये थोड़ा एजुकेट करना है कि उनको ये काउंसलिंग सर्विस मिलना चाहिए. So we have built a AI-enabled counseling network, which will be at a very, very low cost or massively discounted cost, so everyone can afford it. Not limited to the HNIs and the ultra HNIs. So we're going to put a lot of effort in making this counselor network to help children find the right university, the right course, and the right path to get to that university and that course. So that's where we're going to spend a lot of our capital in trying to grow that network, because that kind of forms the basis of the product from which we will build everything else on, right? And that also establishes the trust in the particular use case that we're trying to drive. The second area is we're also in the process of applying for an NBFC license, a dollar NBFC license. As you know, Indians are allowed to avail dollar loans for education purposes. So to the extent that a child is admitted and to the extent that the parent has saved, let's say 60-70% of the way, the remaining we would like to be the first port of call for the lending. So so we want to be a full solution. There should be no such scenario where the child has been admitted, the parents have saved but have not been able to save enough. So we want to make sure that no child gets left behind from the ultimate educational dream that they have. So we will make sure that a fair bit of this capital that we've raised also goes into that NBFC as an equity, to which against which we will raise debt to kind of make this dream come true for our parents and the children. प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and wishing you and the entire team at Zinc the very best of luck. Thank you very much. धन्यवाद. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं आपसे लूंगी इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।